गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे लाइट में रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं रिफ्लेक्शन के, तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं लाइट में रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन समझने से पहले बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एन से लिखते हैं। देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड का रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in medium. It is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. n का फॉर्मूला होता है c/v। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है बच्चों उसको c से लिखते हैं, और वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड को c से लिखेंगे, और जो मीडियम में स्पीड होगी उसको v से लिखेंगे। और c का वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों वो वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में स्पीड कितनी होगी ये हमें आइडिया लगेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड c से ज़्यादा नहीं हो सकती। c ऑलवेज ग्रेटर देन v, तो n ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसके अंदर लाइट की स्पीड c से ज़्यादा हो। अगर लाइट की स्पीड मीडियम के अंदर अगर c के इक्वल हो भी जाती है तो आपका ये n 1 हो जाएगा, लेकिन अगर 1 होगी वो वैक्यूम में ही हो सकती है c के इक्वल। कोई भी मीडियम हो, स्पीड लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम ही होगी। तो अगर c का वैल्यू ज़्यादा है, v का कम है, तो c इज ग्रेटर देन v, तो n इज ग्रेटर देन 1। तो n हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, कभी लेस देन 1 नहीं हो सकता। फॉर एयर और वैक्यूम n का वैल्यू 1 होगा। एयर को और वैक्यूम की कंडीशन बच्चों सेम होंगी, हम दोनों को सेम कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है। और जो आपका वाटर है, फॉर वाटर के लिए n की वैल्यू 4/3 1.33। फॉर गिलास के लिए ये 3/2 1.5। फॉर डायमंड 2.42। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एयर और वैक्यूम के लिए 1 हो गया, वाटर के लिए 4/3 हो गया, गिलास के लिए 3/2 हो गया, डायमंड के लिए 2.42 हो गया। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम इसी का होता है। मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों किसका होता है? डायमंड का ही होता है। और मिनिमम किसका होता है? एयर या वैक्यूम का होता है। और बाकी जितने भी मीडियम है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से लेकर 2.42 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे हम उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी कितनी नहीं होगी तो बच्चों ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए बच्चों, आपसे पूछा जाएगा डिटरमाइन स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास एंड इन वाटर। जैसे क्वेश्चन पूछा गया डिटरमाइन
स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास एंड इन वाटर। तो गिलास और वाटर में स्पीड कितनी होगी? तो गिलास का जो n है वो आपको पता है 3/2 है और वाटर का जो n है वो है 4/3। ठीक है बच्चों, तो n का फॉर्मूला होता है C/V और V का फॉर्मूला हो जाएगा C/N। ठीक है, V इधर आ जाएगा, N इधर आ जाएगा। C हो जाएगा 3 × 10⁸। गिलास में स्पीड चाहिए तो गिलास का n पुट कर दो, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो गिलास के अंदर स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाएगी। वाटर में देखें तो वाटर में भी C/N हो जाएगा, C/N। तो वाटर में स्पीड चाहिए तो C वाटर का n चाहिए। ठीक है, C का वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ और ये 4/3 होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 9/4 × 10⁸। तो कितना आ जाएगा ये? 2.25 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है बच्चों, तो n की हेल्प से हम क्या करते हैं? n की हेल्प से हम बच्चों क्या कर सकते हैं? आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n आपका यहाँ C/V हो गया और V को C/N लिख दिया ऐसे ही। तो n का वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो गिलास के अंदर और वाटर के अंदर हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, C/V। C हमेशा V से ज़्यादा होगा तो n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही बच्चों दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों, वो देख लेते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव क्या होगा? 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 और मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, N21 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसी को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये नोटेशन है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों आपका क्या होता है? वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में होता है और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में होता है, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो जैसे बच्चों मैं बात कर रहा हूँ N12, इसको 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 को हम कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, तो हम लिख सकते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कैसे लिखेंगे? इसको बच्चों हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। अब N1 का वैल्यू क्या होगा ये बताओ मुझे। N1 का वैल्यू हो जाएगा C, N होता है ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन मीडियम, या मीडियम में स्पीड मान लेते हैं V1, वैक्यूम में C, मीडियम में मान लेते हैं V2। C कैंसिल हो जाएगा और V2 ऊपर चला जाएगा तो ये बच जाएगा 1/V1 1/V2, V2/V1 हो जाएगा। ऐसे ही 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 को लिखेंगे 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 या 2 अपॉन में 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो N2 हो जाएगा बेटा C/V2 और ये हो जाएगा C/V1। ठीक है, C कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये V1/V2 हो जाएगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज रेशियो ऑफ स्पीड इन 2 मीडिया। ठीक है,
दो मीडियम में स्पीड का रेशियो ही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये आपका, अगर आपको वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखना है तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अगर एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N12 या N21। ये 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ये भी 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ये भी 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ये 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये भी 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो ये है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी टर्म को हम एक नाम और दिया गया है ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरा नाम दिया गया है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। उससे पहले जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। आपको चाहिए गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, गिलास अपॉन में वाटर। जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे। गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर हो गया, गिलास का 3/2, वाटर का 4/3, तो ये हो गया 9/8। ठीक है। इसी तरह वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास, ये तो वाटर अपॉन में गिलास हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा 4/3, गिलास का 3/2, 8/9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर और वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका रिवर्स ये है, तो मैं लिख सकता हूँ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास, या मैं लिख सकता हूँ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 होगा 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये कंक्लूजन आ गया, बोलो। और जो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। इसमें तीनों कंडीशन हो सकती है। अगर दोनों मीडियम सेम है, गिलास का गिलास के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो सेम आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ देखो ग्रेटर देन 1 आ गया, इस केस में देखो लेस देन 1 आ गया। लेकिन जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NC/V वो ग्रेटर देन 1 ही होगा। 1 भी कब होगा, वो जब वैक्यूम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई पूछ ले तो ही 1 होगा, अदरवाइज हर मीडियम के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन ये ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है। ठीक है। तो बच्चों अब बात करने वाला था मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की, जो हम बात करने वाले थे। आपको नोट्स भी बना रहे हो, तो नोट्स बना रहे तो वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स कंटिन्यू करते रहे। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ नहीं है, वही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज या स्पीड इन टू मीडिया। इट इज द रेशियो ऑफ speed of light in two medium। तो ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ भी नहीं है, ये जस्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी को जैसे n ही आपका एक तरह से ये V1/V2 होगा या ये V2/V1 होगा। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो जैसे हम फिजिक्स में बोलते हैं कि ये मीडियम डेंसर है या रेयर मीडियम है, ये किस बेस पे बोलते हैं, ये बच्चों ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पे ही बोलते हैं। अगर किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब वो डेंसर है, अगर किसी का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है इसका मतलब वो रेयर मीडियम है। ठीक है। तो डेंसर मीडियम के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा। एक होता है सिंपल डेंसिटी, कई बच्चों के दिमाग में रहता है सर एक डेंसिटी है एक ऑप्टिकल डेंसिटी है। ये डेंसिटी रो ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम m/v, इन दोनों में डिफरेंस है। ये स्पीड का रेशियो है और ये मास अपॉन वॉल्यूम है। जरूरी नहीं है मास, इसे मास डेंसिटी बोलते हैं। सिंपल डेंसिटी इज नोन एज मास डेंसिटी। तो जरूरी नहीं है अगर किसी पार्टिकल का मास डेंसिटी ज़्यादा हो, तो बच्चों जरूरी नहीं है मास डेंसिटी ज़्यादा हो तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। कई बार हम समझ लेते हैं जिस लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा वो ही डेंसर होगा, नहीं। डेंसर के लिए बच्चों क्या जरूरी है, डेंसर के लिए
ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जैसे मोर विल बी ऑप्टिकल डेंसिटी देन मीडियम विल बी मोर डेंस। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। समझ गए? ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होने का मतलब ये है कि वो डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होने का मतलब है वो रेयरर मीडियम है। और बच्चों जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल डेंसिटी हाई हो तो ये भी हाई हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, एग्जांपल ये है आपके लिए, जैसे वाटर है, वाटर का जो डेंसिटी है वो टर्पेंटाइन ऑयल से ज़्यादा है। ये वाली डेंसिटी वाटर की, ये डेंसिटी टर्पेंटाइन ऑयल से ज़्यादा होती है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी टर्पेंटाइन ऑयल की ज़्यादा होती है। तो ये है टर्पेंटाइन ऑयल। लेकिन जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी वो टर्पेंटाइन ऑयल की ज़्यादा होती है वाटर की बजाय। तो ये मत समझना मास डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ये नहीं होता। जैसे मैंने टर्पेंटाइन ऑयल एक ऐसा एग्जाम्पल है, इसकी मास डेंसिटी कम होती है, ये वाटर पे फ्लोट करता है। लेकिन लाइट के लिए ये डेंसर मीडियम होता है, मतलब कि लाइट की स्पीड इसमें कम हो जाएगी। तो बच्चों कोई मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज ए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डेंसिटी, सिंपल डेंसिटी इज ए मास डेंसिटी, दिस इज ए मास अपॉन वॉल्यूम, बट दिस इज द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट इन अ टू मीडियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। बच्चों ये कहानी आपको समझ में आ गई? रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट का उसी मीडियम में वापस आ जाना किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करके, रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन बच्चों रिफ्रैक्शन क्या है? जैसे बच्चों ये रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। यही सरफेस का नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट का नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, आई। देखो अगर सेम मीडियम होता, अगर बच्चों मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट स्ट्रेट चली जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स ये लाइट ऐसे चली जाती। लेकिन हुआ क्या, मीडियम चेंज हो गया तो लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की साइड बेंड हो जाती है ऐसे, ये एंगल होगा आर। इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे होगा। आई क्या होगा? ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो क्या हुआ, उसका पाथ चेंज हो गया। मतलब कि अगर मीडियम बच्चों सेम होता तो लाइट सीधी चली जाती, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हुआ, वो नॉर्मल की साइड बेंड हो गई। अब लाइट आपकी नॉर्मल की साइड बेंड हो गई है तो लाइट का पाथ चेंज हो गया। ओरिजिनल पाथ देखो अब क्या है, डॉटेड लाइन वाला बच्चों क्या है, ये ओरिजिनल पाथ है। मीन्स लाइट ओरिजिनली कैसे आ रही है, ये है। लेकिन हुआ क्या, मीडियम चेंज होने की वजह से जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर में जाती है और नॉर्मल की साइड बेंड हो गई। तो ये फेनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज होने से लाइट का पाथ चेंज होना रिफ्रैक्शन कहलाता है,
और सेम मीडियम में वापस आ जाना किसी सरफेस से स्ट्राइक करके, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन क्या हुआ? इट इज द फेनोमिना ऑफ चेंज ऑफ path of light when it move from one medium to another medium। ये है बच्चों आपका रिफ्रैक्शन। इट इज द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है? इस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब इसी रिफ्रैक्शन के कुछ लॉ हैं तो वो हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो भी नोट कर लेते हैं। ये हटा देते हैं, ये आपको पता ही है कौन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो बच्चों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी। अगर सिचुएशन ये होती जैसे ये डेंसर मीडियम है N2, ये एंगल I है और ये रेयर मीडियम है N1। मैं डेंसर मीडियम को 2 से लिखूंगा, रेयर मीडियम को 1 से लिखूंगा। अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाती तो इसका ओरिजिनल पाथ ये है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता लाइट सीधी चली जाती, लेकिन जब भी डेंसर टू रेयर जाएगी ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ये R हो जाएगा। ये डेंसर है और ये रेयर है। ये दूसरा फिगर है, ये फर्स्ट फिगर है, ठीक है। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी, जब भी आपका डेंसर टू रेयर जाएगी नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो फर्स्ट तो यही है, व्हेन रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। When ray of light move from rarer to denser then it bend towards normal। मतलब कि जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी। एंड when move from denser to rarer then it move away from normal। और जब भी बच्चों ये रेयर से डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, और रेयर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। सेकंड लॉ ये है बच्चों, सेकंड लॉ ये है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों रे एक ही प्लेन में लाई करती हैं। जैसे पेज के ऊपर 3 लाइन बना दी आपने, ये समझ लो ये बोर्ड एक पेपर है, पेपर पे तीनों लाइन बनी हुई है, ये नॉर्मल है, ये है, ये है। तो ये एक ही प्लेन में होती हैं, जैसे एक ही पेज पे हैं। ये नहीं है कि एक कोई लाइन पेज से बाहर है, ऐसा नहीं है, ये तीनों ही सेम प्लेन में है। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। ये सभी के सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं बच्चों। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन में लाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है इसमें वो है थर्ड लॉ। थर्ड पॉइंट है वो क्या है, देखो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम का आई, जैसे N1 साइन आई, और इस मीडियम के लिए जैसे N2 साइन आर, ये इक्वल होंगे। ये
किसी भी मीडियम के लिए उस मीडियम का n और उस मीडियम में जो भी एंगल बनेगा उसका साइन, इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो n1 sin i जो यहाँ पे है वही n2 sin r के इक्वल होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बुक में इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई बुक में इसको लिखते हैं sin i बाई साइन आर, sin i बाई साइन आर। साइन आर इधर आ जाएगा, n2 n1 इधर चला जाएगा, n2 बाई n1। n2 बाई n1 को n से लिख देते हैं। n का मतलब 2 डेंसर अपॉन रेयरर होता है। इसको बच्चों बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। तो बच्चों ये रिफ्रैक्शन के 3 लॉ है। तो 3 लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो आपका लास्ट वाला है। तो लास्ट वाला आप ध्यान से देख लो, n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। फिर हमने क्या किया, sin r को इधर ले आओ, sin i बाई साइन r इज इक्वल्स टू n2 बाई n1। ठीक है, पूरी ऑप्टिक्स में हम n2 बाई n1 को बच्चों क्या लिखेंगे, n से लिखेंगे। तो n2 बाई n1 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो देख लेना आप, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी तो बेंड हो जाएगी, जब भी डेंसर से रेयरर जाएगी अवे हो जाएगी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होती हैं। n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। अगर मैं यही थर्ड लॉ इसके लिए अप्लाई करना चाहूँ तो n2 sin i ऐसे लिखेंगे, n2 sin i और इधर n1 sin r, ये बराबर होंगे। तो ये है आपके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।